जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। तो अभी हम 10.3 को इसी वीडियो में फिनिश करने वाला हूं। तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कितना पढ़े या नहीं पढ़े। फर्क बस इस बात से पड़ेगा कि 10.3 को समझने के लिए आप कितना ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा गला में मुझे प्रॉब्लम है, आवाज़ से पता चल रहा होगा, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा निरंतर वीडियो अपलोड होते रहे यूट्यूब पे और आप लगातार पढ़ाई करते रहें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। कह क्या रहा है क्वेश्चन कि दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण क्रमशः कितना दिया है, 3 दे रखा है और 2 है। यानी समझिएगा ए वेक्टर का परिमाण आपका 3 है, √3 है, और बी का आपका 2 है। पहले इसको मैं काम कर लेता हूँ। यहाँ से लिख दीजिएगा हल। यानी यहाँ पे जो दिया मैं लिख रहा हूँ, आपका ए वेक्टर का परिमाण मतलब ऐसे कर दिया जाता तो उसको परिमाण बोला जाता है। ये रेखा 3 और यहाँ से बी का जो परिमाण दिया है वो दे दिया है आपका 2। तो ऐसे घेर देने पर उसको परिमाण कहता है। मैं एक एक बात को समझाते चलूंगा। और फिर कह रहा है कि ए डॉट बी, यानी ई भी आपको दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दे रखा है √6। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखिए, वेक्टर में कभी भी बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप वहां डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट क्या है मैं समझा रहा हूं, यही डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ बीच में डॉट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कॉस थीटा। चलिए, इस फार्मूला पे आप बैठा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ। फिर देखिए ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का मान आपका दे रखा है √6 है, तो मैं √6 ले लिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे था, इसको रख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक पूरा फार्मूला होता है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर उसके बाद क्या है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा √6। ध्यान दीजिए, मैं इस फार्मूला को रखा, इसको यहाँ रखें। अब यहाँ पे देखिए, ए का मैग्नीट्यूड √3 दे रखा है गुना बी का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है। यहाँ पे कॉस थीटा कर लेते हैं बराबर √6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √6। इसको हम उधर लेके चले जाते हैं तो इधर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर, कह सकते हैं √6 पहले से है, नीचे 2 क्या आ जाएगा 6। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब काट लीजिएगा तो यहाँ से जो कटेगा ना, तो ये जो कटेगा आपका पता होना चाहिए कि √2 बार में कटेगा, यानी कॉस थीटा। समझिएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में √2 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि √2 से आप इसको काट सकते हैं √2 बार में, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस 45 का मान 1/2 होता है, सॉरी √2 होता है। यानी थीटा की जगह यानी हम लोग कह सकते हैं कि कितना का मान है कॉस 45, यानी हम लोग कह सकते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री। बस इस बराबर, तो इसको रेडियन में कीजिएगा तो π/4 हो जाएगा, है ना। ये भी बात आपको ध्यान होना चाहिए कि आप इसको π/4 भी बोल सकते हैं या आपको 45 भी, इसमें आप 45 भी बोलिएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा करके दिया हुआ था, इसमें कुछ कम मटेरियल दिया है। बहुत कुछ निकालना होगा, सीखिए निकलता है कैसे। गला प्रॉब्लम है ना। सदिश सो दे यह है इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। बीच का कोण हमेशा पूछते रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यही होता है। तो जब भी हम लोग को कॉस थीटा रहेगा तो पता नहीं, आपको थीटा निकालना है, यानी कॉस थीटा का फार्मूला लगाना है। तो देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, इधर देखिए ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है और हम चाहते हैं कि दोनों को इधर लिया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा कॉस थीटा।
तो इसको हम लोग उलट के भी रख सकते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर का ए वेक्टर बटा ए वेक्टर डॉट और बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो आप हमेशा, हम इतना बनाए हैं लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण बटा ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण। थोड़ा सा गलत फंस रहा है, कोई बात नहीं, तो माइक को हम हाथ में पकड़ लेते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं जा पाएगा सही। तो ध्यान दीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करें। तो अब क्या कीजिएगा आप यहाँ से, तो सबसे पहले आप कॉस थीटा का फार्मूला रखिए, तो आप यहाँ पे हल कीजिएगा ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे हल कीजिएगा, हल तब मान लीजिएगा, मैंने हल में माना इसको ए वेक्टर मान लीजिएगा कि ए वेक्टर है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। और उसके बाद इसको आप बी वेक्टर मान लीजिएगा, है ना, बी वेक्टर कर लीजिएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, इस तरीक़ा से। अब ध्यान दीजिए इस फार्मूला पे बैठाना तो रख दीजिएगा कि कॉस थीटा, समझिएगा कॉस थीटा तो कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बैठा रहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर कितना ई वाला है, तो ए की जगह हम पहले रख रहे हैं, समझिएगा ए वेक्टर हम रख रहे हैं, ऐसे एक लाइन बचेगा आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, इसको ऐसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंटू का आता है तो इंटू ले लेंगे, बी कितना है देख लीजिए, बी यहाँ पे 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप ऐसे, और बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के मतलब ये हुआ कि इसे अंडर रूट कर लीजिए और ए वाला के, यानी ए वाला के आगे वाला पकड़ के स्क्वायर किया जाता है मैग्नीट्यूड में, तो आई के आगे एक है तो एक का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस होता है, फिर जे के आगे -2 है तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस होता है, के आगे 3 है तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए इंटू का चिन्ह रहता तो इंटू हो गया। अब बी का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, तो परिमाण में ध्यान दीजिएगा बी वाला के रख दीजिएगा, यानी बी यहाँ पे है चाहे यहाँ, दोनों बात है कि, तो इसका अगल का के पकड़ के स्क्वायर करिए, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह होता है -2 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह होता है 1 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपको आंसर 100% फेंक देगा, ठीक है, चीज़ों को समझिए। यहाँ से कर लेंगे कॉस थीटा, कौन थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, तो आपको पता है कि डॉट किया कैसे जाता है, यानी गुना कैसे किया जाता है, तो आई वाला आई के साथ गुना होता है, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो ध्यान दीजिएगा इसके आगे 1 है और इसके आगे 3 है, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, ठीक है। फिर -2 में गुना कीजिएगा -2 से तो आपका 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर 3 में गुना कीजिएगा 1 से, क्योंकि के वाला के साथ, तक 3 में 1 से कीजिएगा तो आपका 3 ही रहेगा, 3 रहेगा, बटा ध्यान दीजिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर अंडर रूट यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हल कर लीजिए यहाँ से, यानी हम लोग हल कर लेंगे तो आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। हम काला काहे दिख रहे हैं जी, हम काला थोड़ी ना है, इधर से देखिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा कर लेंगे कि कॉस थीटा जो आ जाएगा, कहेंगे 3 4 3 7 7 और 3 10, कितना होगा 10, है ना, 10 बटा नीचे कर लीजिए, ये √14 हो जाएगा, और बीच में इंटू मतलब गुना होता है √14, तो इसको हल कर लीजिएगा तो इधर आ जाते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर जो आ जाएगा, ऊपर में कितना है 10, और आपको पता है कि जब 2 गो गुना में रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, तो √14 गुना √14 खाली 14 होगा, 2 से काट दीजिए 5 बार में, 2 से काट दीजिए 7 बार में, कॉस थीटा का मान कितना गया 5/7। आप थीटा के मान जानते हैं कि कॉस का मान जान में नहीं करते कि 5/7 किसका होता है, नहीं जानते हैं तो कॉस को इन्वर्स में लेके चल जाइएगा। इधर देखिए कॉस सिंपल फंक्शन में है तो उधर चल जाएगा इन्वर्स में, थीटा बराबर जो आ जाएगा कॉस इन्वर्स चला जाएगा 5/7, यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप ठीक से समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलेंगे, इसी तरीक़ा से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और आप लोग मज़े में सीखते रहिए और एक लाइक देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप VBA लगा लें, क्योंकि प्रक्षेप वाला क्वेश्चन देते रहता है ना। यहाँ पे प्रक्षेप से क्वेश्चन है, करा कि सदिश इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन हमेशा देता है, और मैं एक मेथड बताता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। जब भी देगा तो इसमें दो सदिश देगा, एक यहाँ रहेगा एक यहाँ रहेगा, दोनों को डॉट कर दीजिएगा, और जिस पर बोलेगा ना उसको परिमाण से भाग दे दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर से सुन लीजिए, दो को सदिश देगा, दोनों को डॉट कर दीजिएगा, और जिस पर बोलेगा उसको परिमाण यानी मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसको हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हल। तो हल करेंगे तो हम लोग दोनों को डॉट कर देंगे, आई कैप प्लस जे कैप, इसको क्या कर देंगे? डॉट, है ना, आई कैप माइनस जे कैप। ध्यान देते रहिएगा। अब बटा आपको क्या बोले? जिस पर बोलेगा, तब पर बोला है, ही बोला पर, देख लीजिए जिसमें पर लगा रहेगा ना, पर ओकरे परिमाण से भाग देना है। बस सेट कर लीजिए दिमाग में, जहाँ पर मिल जाए ओकरे से भाग दे दो। तो यहाँ पे परिमाण से भाग देना है। परिमाण मतलब समझ गया, अंडर रूट करके लिखाता है। तो इसके आगे एक है तो एक का स्क्वायर, अब प्लस इसके आगे भी एक है तो एक का स्क्वायर। हल कर लीजिए। डॉट की करने तो आता ही है कि आई वाला के आई के साथ गुना होता है, तो इसके आगे एक है और इसके आगे भी एक है, तो एक में गुना एक से होता है एक। जे के आगे एक है, माइनस एक है, और इसके आगे प्लस एक है, तो माइनस एक में गुना करेंगे एक से, तो माइनस का एक आएगा बट, वन का स्क्वायर वन और टू हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1 और 1 √2 हो जाएगा। ऊपर घट जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा। 0 बटा कुछ 0, आंसर इसका 0 देगा। प्रक्षेप वाला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, जिस पर बोलेगा बस उससे भाग मार दीजिए, है ना, परिमाण से। अब बाकी दोनों को डॉट कर दीजिए, हो गया। डॉट तो करने आता ही है। स्क्रीनशॉट करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ इस प्रकार से ही फिर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बताने का प्रयास करूँगा, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू। थर्ड को मैं साफ करके लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एकदम हूबहू आपका थर्ड जैसा ही। सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप ज्ञात करें। तो प्रक्षेप वाला क्वेश्चन में मैं बोला हूँ दोनों को डॉट कर देना है। क्या कर देना? डॉट कर देना। और जिस पर लगा रहा है ऊपर परिमाण से भाग दे देना। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रक्षेप वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग हल कर लेंगे। और हल में क्या कर लेंगे? ये दोनों को, इसको और इसको डॉट कर लेंगे। डॉट करेंगे यानी आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 7 के कैप। डॉट कर ले रहा हूँ, है ना, 7 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 8 के कैप। और परिमाण से भाग मारना है ना। किसके परिमाण से? तो जिस पर लगा रहा था, पर इस पे लगा हुआ है ना, तो इसी के परिमाण से। परिमाण मतलब अंडर रूट। इसके आगे वाला का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस इसके आगे -1 का स्क्वायर प्लस इसके आगे 8 का स्क्वायर, है ना। इस तरीक़ा से डॉट तो आता है करने, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो इसके आगे 7 है और इसके आगे 1 है, तो 7 में 1 से करेंगे तो 7 ही रहेगा। इसके आगे माइनस का 1 है और इसके आगे 3 है, तो गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके आगे 7 है, इसके आगे 8 है ना। तो 8 सते 56, है ना। और नीचे देख लीजिए, नीचे कर लीजिएगा तो देख लीजिए 7 का कितना होता है? 49 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, प्लस 8 का कितना होगा? 64। हाँ, ऊपर वाला के यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला के कैलकुलेशन कीजिएगा तो कर लीजिए, है ना। ऊपर वाला में करिएगा तो 56 और 4 इसमें चला जाएगा, 60 हो जाएगा। और नीचे वाला कर लीजिए तो इसको दे देंगे तो 50 हो जाएगा। और 50 और 64 114 आपका यही आंसर आ जाएंगे, है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, देखिए, कह रहा कि दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों,
में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। देखिए मैंने यहाँ आया मात्रक सदिश। मात्रक सदिश किसको कहते हैं? जो भी सदिश दिया है उसको परिमाण करेंगे और मान एक आएगा तो वो मात्रक सदिश होगा। जैसे मान लेते ए वेक्टर है और इसको परिमाण करेंगे और मान एक आ जाएगा तो कहेंगे यह मात्रक सदिश है। अगर 5 एक के अलावा 5 आ जाए, 7 आ जाए, छोड़ के एक के कोई और आ जाएगा तो मात्रक सदिश नहीं होगा। यानी इससे पता चल गया कि तीनों को परिमाण निकालेंगे और यदि तीनों का मान एक आता है तो कहेंगे तीनों मात्रक सदिश है। तो आपको 100% ही मात्रक सदिश है, क्योंकि दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो दर्शाने के मतलब सिद्ध करना है। तो जो चीज़ सही रहता है उसी को सिद्ध करने के लिए देता है। जैसे √3 का परिमेय संख्या सिद्ध करो रहता है तो दे देता है, 10वां की क्वेश्चन है। तो यानी आपको इसको बताना है कि एक है, सिद्ध करके दिखाना। उसके आगे फिर बोलता है और यह भी दर्शाइए, मतलब ये भी सिद्ध कीजिए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंब है। यहाँ पे समझिए मेन है, यहाँ पे आ गया लंब। तो मैं पहले पहला कंडीशन को फॉलो कर लेता हूँ कि तीनों को मैं परिमाण निकालता हूँ और तीनों का मान एक ले आते हैं। यदि एक आ जाएगा तो वो बोलेंगे कि तीनों सदिश मात्रक सदिश है, तीनों सदिश मात्रक सदिश है। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा कंडीशन पे आएंगे और आपको तुरंत बताएंगे कि लंब कैस कब होता है। तो लंब कब होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लंब के लिए बता ही देते हैं। यदि ए वेक्टर है और उसको डॉट बी वेक्टर किए और उसका मान 0 आ गया तो कहेंगे ए वेक्टर जो है वो लंब है बी वेक्टर पर। बात समझ में आया? तो लंब कब होता है? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब डॉट करते हैं और इसका मान 0 आ जाता है तो कहते हैं दोनों एक दूसरे पर लंब है। यानी ये भी बात पता चल गया आपको कि दोनों को क्या करना होगा, इस तीनों को बारी बारी से डॉट करना होगा और 0 भी आएगा, आ ही जाएगा क्योंकि दर्शाना है। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगा। तो मैं पहले कंडीशन को फॉलो करता हूँ, मात्रक सदिश दिखा देता हूँ कि है कि नहीं। तो अब इसको हम साफ कर लेते हैं और समझते रहेगा बारीकी से। तो जो भी क्वेश्चन देगा, मेरे पास कुछ बहुत छोटा पड़ जा रहा है, तो जो भी क्वेश्चन देगा मान लीजिएगा ये एक वेक्टर ए ले लीजिएगा, यहाँ लेट कर लीजिएगा, मतलब माना ये हम मान लीजिए पहला का आप ए मान लीजिएगा, दूसरा को बी वेक्टर मान लीजिएगा और तीसरा को आप सी वेक्टर मान लीजिएगा। तो पहले हम एक वेक्टर का परिमाण निकाल देंगे, फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर। तो यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण निकालते हैं। ए वेक्टर का जब परिमाण निकालेंगे तो आपको पता है कि 1/7 ये लेमडा के काम करता है, ये बाहर ही रहेगा। अंडर रूट में जाएगा तो आपको पता है, इसको मैं लगा ही लेता हूँ, आवाज़ थोड़ा कम है जी, गलवा फंसा है ना। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लेमडा बाहर रहता है, लेमडा की काम कर रहा है। तो इसके आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके आगे 3 है तो 3 का स्क्वायर, और इसके आगे 6 है तो 6 का, जो रहता है उसी का स्क्वायर होता है। यानी ए का परिमाण निकाल रहा है तो 1/7 आ रहा है। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 6 का 36 हो जाएगा। तो 1 कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा 7 आ जाएगा। ये तो है ही। अब इसको ध्यान दीजिए तो 36 36 और 4 40 और 40 और 9 49। और यहाँ पे आप ए वेक्टर कर लीजिएगा मैग्नीट्यूड, तो 1/7 हो जाएगा और इस 7 निकलता है, कट के 1 आ गया। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले, यानी परिमाण निकाले तो 1 आया। यही लाना था, 1 ही लाना था। अब हम लोग बी वेक्टर का चलेंगे तो बी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड करेंगे तो कहेंगे 1/7 तो रहेगा। आपको इसका स्क्वायर कर लेता है, इसके आगे 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है फार्मूला में, फिर इसके आगे -6 है तो -6 का स्क्वायर, और इसके आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, परिमाण कभी भी माइनस में नहीं आता है, बाहर रिजल्ट प्लस में फेंकता है। अगर आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलती बना रहे हैं। चलिए इसको कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4, 1/7 हो जाएगा। अभी इसको कैलकुलेशन किए थे, पूरा 7 आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा और 1 आ गया कि नहीं, यानी बी वेक्टर का परिमाण भी निकाले तो 1 आ गया, यही दिखाना था। अब यहाँ से देखिए सी वेक्टर जब चलेंगे तो सी वेक्टर का परिमाण करेंगे, 1/7 तो बाहर रहेगा, अंडर रूट में जाएगा, 6 का स्क्वायर, इसके आगे 2 है 2 का स्क्वायर, प्लस इसके आगे -3 है, -3 का स्क्वायर। कहेंगे यहाँ से सी वेक्टर जो हो जाएगा 1/7 अंडर रूट 6 का 36 आ जाएगा, प्लस 2 का 4 आ जाएगा, प्लस 3 का -9,
सॉरी -3 का 9 हो जाएगा 1/7। इसको कैलकुलेशन किए हैं, अभी आता है 7 के रूट अंडर में 49 आएगा, कटेगा, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाले तो 1 आ गया। तो पहला कंडीशन में दिखा दिया कि एक मात्रक सदिश है, इसीलिए लिखेंगे यह तीनों मात्रक सदिश है। बोर्ड छोटा पड़ रहा है, अभी हम क्या इसको साफ करेंगे और अभी परस्पर एक दूसरे पर लंब दर्शा देंगे। ठीक है, तो आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, है ना। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। बोर्ड साफ हो गया, बोर्ड साफ हो गया, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं दूसरा कंडीशन को ध्यान दिवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लंब कब होता है, तो हम क्या बोले, यदि आप निकालिएगा ए डॉट बी निकालिएगा, जैसे हम निकालिए ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, और इसका मान यदि 0 आ जाता है तो वो ए वेक्टर बी पर लंब हो जाएगा। तो आपको क्या क्या निकालना है, पहले आप निकाल लीजिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यदि 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर बी पर लंब है। फिर उसके बाद बी वेक्टर और सी वेक्टर निकाल लीजिएगा, यह 0 आना चाहिए। फिर ए वेक्टर और सी वेक्टर निकालिएगा, ये भी 0 आना चाहिए। ये 3 को कंडीशन करके चलिए, तो हम लोग अगर तीनों निकालते हैं 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे वो सब लंब है। यानी इसको हम लोग लिख देंगे कि ये क्या होगा, ए वेक्टर बी पर लंब है। इसको क्या लिख सकते हैं कि बी वेक्टर सी पर लंब है, इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर सी पर लंब है ना, या सी ए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 कंडीशन में चला जाता है। तो पहले मैं पहला का मैं निकाल लेता हूँ ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो आपको डॉट करने आना चाहिए। 1/7 है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट दे देता हूँ। अब बी वाला लेके चलेंगे, क्योंकि ए और डॉट यहाँ का है बी, तो बी वाला 1/7 हो जाएगा। 3i कैप, यहाँ पे माइनस का है 6j कैप और प्लस 2k कैप। तो 2k कैप निकालेंगे, यहाँ पे कर लीजिए। देखिए, आगे वाला आगे से गुना हो जाता है, इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कितना हो जाएगा, 7 49 ना जी, 49। एकदम ध्यान दे रहिएगा। अब देखिए, अब ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो डॉट ऐसे होता है, यहाँ पे गुना, अगलका में अगलका से होता है, आई वाला आई के साथ, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, पिछलका पिछलका से जे वाला जे के साथ, तो माइनस का 18 हो जाएगा, और इसमें इससे हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब कर लीजिए, यानी ए वेक्टर और डॉट हम लोग क्या कर रहे हैं, बी वेक्टर कर रहे हैं। ध्यान देते रहिएगा, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर किए, तो यहाँ से 12 6 18, 18 में से 18 आ जाएगा 0, 0/49, हम लोग को मान 0 ही आ जाएगा, और यही आना था, है ना। तो हम लोग कह देंगे यहाँ से कि जब हम लोग ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर निकाले तो 0 आ गया, इसीलिए ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर। दूसरा में ध्यान दीजिए, यानी पहला तो आपको पता चल गया, दूसरा यहाँ पे हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए, अबड़ी निकाल लेते हैं, सेकंड में अभी हम निकाल लेते हैं बाबू। दूसरा के लिए मतलब यहाँ देख लेते हैं, अबड़ी बी वेक्टर और सी वेक्टर कर लेते हैं, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। यानी देखिए, ए बी किए तो अभी बी सी कर लेंगे, फिर सी ए कर लेंगे, चाहे ए बी, दोनों बात एक होता है, तो कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बी का कितना है जी, बी का 1/7 है, तो हम लोग कहेंगे 1/7, और लिख लीजिए 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप। डॉट कर लेंगे, सी का देख लीजिए, सी का कितना है, यही है 1/7, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, है ना। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अगलका के साथ गुना होता है, तो 1 कितना हो जाएगा, 49, नीचे नीचे से हो जाएगा ना। अब ऐसे देखिए, गुना यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना डॉट प्रोडक्ट में कैसे होता है, अगलका के साथ होता है, तो 6 × 18, ध्यान दीजिए, और इसमें इससे होगा ना, जे वाला जे के साथ, तो माइनस का 12, और फिर इससे इसमें हो जाएगा के वाला के साथ, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो कर लीजिए 1/49 हो गया। 18 है ना जी, 18 -12 -6 -18, 18 में से 18 जाएगा 0, 0/49। हम लोग को देखें कि बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर निकालें, तो ये मान 0 आया, यानी कह सकते बी जो है सी वेक्टर पर क्या है, लंब है। यही सिद्ध करना था कि लंब है, लंब। और एक लास्ट रह गया, वो हम लोग सी और ए कर लेंगे, चाहे ए और सी दोनों बात एक ही होगा, डॉट में दोनों सेम होता है। अरे डॉट में हम लोग ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रॉस में नहीं ऐसा चलता है। यदि ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखना ही होगा तो आगे माइनस लगाना होगा, है ना, तो वो सब बात बाद में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालेंगे या ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, दो उतारिए तो तीसरा कर लेते हैं। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए तो बोर्ड आपका साफ है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि सी और ए ले लेते हैं या ए वेक्टर और डॉट सी वेक्टर कर लेते हैं। चलिए तो ये वेक्टर कितना है 1/7 है और कितना 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 6k कैप और डॉट है तो डॉट सी कितना है, यहाँ पे डॉट है तो डॉट दिए सी है तो सी कितना 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें करेंगे इससे तो 1/49 हो जाएगा, इससे इसमें कीजिए 12, इससे इसमें कीजिए 18, इससे इसमें कीजिए माइनस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 18, ये ना जी, ये तो गड़बड़ा गया, कहीं दिक्कत ना है। ये वाला यही लिया है ना और यहाँ पे ये ले लिया है और तो 18, यहाँ पे यहाँ गलती लिख दिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा है ना, ये 18 1/49, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 0 आ जाएगा, 0/49 तो हम लोग को 0 आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालें तो 0 आया, तो हम लोग कहेंगे ए वेक्टर सी पर क्या है लंब है। इसीलिए हम लोग को आता आ गया कि कह रहा था कि तीनों एक दूसरे पर लंब है, यही बोला था है ना, देख लीजिएगा कह रहा सभी यानी परस्पर एक दूसरे पर लंब है, तो हम लोग बोल देंगे ए वेक्टर जो है बी वेक्टर पर लंब है और बी वेक्टर किस पे है सी वेक्टर पे भी कर सकते हैं, या बोल सकते हैं सी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है, सब एक दूसरे पर लंब है, कोई दिक्कत नहीं, यही आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को हो गया बात। और अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को बताने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीनशॉट करें और एक लाइक देते चलिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। कुछ कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर डर जाते हैं क्योंकि कुछ उस तरीका का क्वेश्चन है ही, लेकिन आज के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को आप खोजिएगा कि किधर है, तनी रहता तो बनाते। देखिए यदि ए वेक्टर यदि इतना और डॉट इतना बराबर आपका 8 दिया है और बोल रहा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बराबर है किसका, बी वेक्टर में 8 से गुना करके, यानी ए वेक्टर का जो परिमाण है वो बराबर है 8 बी वेक्टर के परिमाण का। तो कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, यानी परिमाण ज्ञात करना। फिर से मैं बताने का प्रयास करूँ, ये दोनों को डॉट करके आपको 8 के बराबर है और कह रहा है यहाँ पे मेन कंडीशन यहाँ पे है कि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो 8 बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। तो कह रहा है ए वेक्टर का परिमाण क्या होगा एवं बी वेक्टर का परिमाण, वो दोनों का निकालना है। तो सिंपल एक बात समझिएगा यहाँ पे कि इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको क्या करता हूँ सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से हल लिख दीजिएगा और लिखिएगा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और यहाँ से ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर बराबर कितना दिया है 8। आप सभी बच्चा से ही जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ तरीका पे ध्यान दीजिएगा। यदि वेक्टर है ना तो इसमें चलेगा ए वेक्टर और का ऐसे करके स्क्वायर चलेगा और माइनस बी वेक्टर का ऐसे करके स्क्वायर चलेगा बराबर 8। नहीं समझे, देखिए हम लोग को ए वेक्टर का स्क्वायर कर सकते थे और बी वेक्टर का स्क्वायर कर सकते थे। देख लीजिए इसको आराम से इस तरीका से कर सकते थे क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है, तो इस तरीका से हम लोग कर सकते थे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर का स्क्वायर ऐसे कीजिए चाहे ए वेक्टर का स्क्वायर ऐसे कीजिए, आप दोनों में कोई लिख सकते हैं। तो यहाँ परिमाण लिखिएगा ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि सब काम परिमाण से दिया है। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग लिख सकते हैं कैसे से कैसे। तो यहाँ पे इस तरीका से हम लोग कर लिए कि परिमाण का स्क्वायर चलता है, यही ध्यान में रखिएगा। अब क्या कर लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ ए के जगह देखिए ए जो है ए के जगह हम पूरा रख सकते हैं कि नहीं। अरे बाबू ए के जगह क्योंकि ए का मान इतना दिया है तो ए के जगह पे हम 8 बी लिख देते हैं।
तो 8 आप बी का परिमाण लिख देते हैं, ऐसे है तो ऐसे, माइनस बी का परिमाण का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, बराबर 8। यहाँ पे हम गड़बड़ किए कि नहीं? बिल्कुल किए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायरवा कहाँ दिए, तो ये स्क्वायरवा रहेगा ना ऐसे, है ना। तो ध्यान दीजिए, 8 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 64 हो जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर है तो आप बी का स्क्वायर ऐसे ही कर लीजिए, और माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर 8, है ना। 8 का 64 कर लिए, बी का स्क्वायर तो रहेगा, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस तरीका से रहेगा। देखिए आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि 64 ऐसे x रहेगा और माइनस x रहेगा, तो आप इसको क्या कीजिएगा, 64x में से आप एगो x 63x लिखिएगा, यही ना। इसी प्रकार 64 को बी वेक्टर स्क्वायर है, और यहाँ पे एगो बी वेक्टर तो घट जाएगा, यहाँ 63 को बी वेक्टर का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। चीज़ों को समझते चलिएगा मेरे साथ, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बी वेक्टर का यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना है 8, 63 इधर जाएगा तो भाग में चल जाएगा, 63 चल जाएगा यहाँ से, सॉरी क्या चल जाएगा, 63, है ना। हमको ये स्क्वायर हटाकर बी वेक्टर लाना है ना, हमको बी वेक्टर लाना है, स्क्वायर में नहीं लाना है। तो हम लोग बी वेक्टर बराबर क्या कर लेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यानी उधर रूट जाएगा, और रूट जाता तो पूरा में जाएगा, है ना, 8/64 हो जाएगा 63। तो हम लोग इसको हल कर लिए तो क्या आ गया, यानी यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, तो बी वेक्टर का जो परिमाण आ गया वो आपका आ गया, 8 को लिख सकते हैं 2√2, है ना, और रूट 63 ही रहेगा इस तरीका से। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं होगा। तो एगो तो बी का मान निकल ही गया, अब ए का ही निकालना है ना, बी तो निकल ही गया, तो ए निकालिएगा, ये जो कंडीशन दिया है ना यहाँ से निकाल लीजिएगा। आपका कंडीशन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, और मार्कर है मेरे पास, कंडीशन आपको ये दे दिया है कि ए वेक्टर जो है वो बराबर है किसका, 8 बी वेक्टर का है, यही ना। तो ध्यान दीजिए, आपको ए वेक्टर निकालना है, क्योंकि निकल गया बी वेक्टर, देख लीजिए। तो ए वेक्टर है तो इसको रहने दीजिए, 8 है तो 8, बी वेक्टर का मान लाए हैं नहीं बोला, बी वेक्टर का ही बोला मान लाए हैं, यानी बी वेक्टर का परिमाण का, तो इसके जगह पे रख दीजिएगा, तो रख दीजिए इसके जगह वहाँ पे, पूरा रख दीजिए, 8√2 अब बटा 63 रूट में ही रहेगा। तो हल कर लेंगे तो कितना होगा, 8 8 64 √2 अब बटा √63। तो यही आंसर आ गया, यही आपको लाना था, ए वेक्टर का परिमाण लाना था, जो कि ई वाला आंसर हो गया। और यहाँ से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि, सॉरी उल्टा बोल दिए, ए वेक्टर का आपका कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, और बी वेक्टर का परिमाण ई वाला आ गया, यही लाना था। तो बहुत भारी है जी, नहीं। तो जो बच्चा मेरे साथ समझने का प्रयास किए होंगे उनको 100% समझ में आया होगा। एक लाइक दीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखेंगे, और 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि इतना डॉट इतना का मान निकाले, यानी इसको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है बाबू, कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, जैसे आप लोग चर अचर के कैलकुलेशन करते हैं, बस उसी तरीका से करना है। बीजीय व्यंजक का जो कैलकुलेशन करते हैं ना, बस वही कैलकुलेशन है। यहाँ पे वेक्टर देखकर डरना नहीं है, क्योंकि वेक्टर का हर एक राज आपको पास पता है, नहीं है तो ठीक से समझिए। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि इसको हल कर लेते हैं, तो ए को पकड़ते हैं इसमें गुना, फिर इसी को पकड़ते हैं दोनों में गुना, है ना, उसमें भी गुना, यानी दोनों में गुना हो जाता है। तो हल करेंगे तो 3 में इसे करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ए वेक्टर तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और इसमें इसे करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ए वेक्टर में ए वेक्टर से तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया, जैसे x गुना x तो x स्क्वायर, वही तो चल रहा है। अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर इससे हम लोग इसमें करेंगे, तो कर लीजिए। तो इससे इसमें करेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे 21 हो जाएगा, और ए वेक्टर आ जाएगा और डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि ए अब बी बज हो गया। अब उसके बाद ध्यान देना है, अब यहाँ से इसको काम हो गया, अब इसको पकड़ेंगे पूरा को सब में गुना, तो -5 बी में गुना करेंगे बी वेक्टर में इतना से, तो कहेंगे माइनस का 10 हो जाएगा ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, या बी वेक्टर ए वेक्टर, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करिए या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलिए
फिर इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 पची 35 हो जाएगा ना जी, 35 बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर। हल कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो क्या करेंगे, 6 बी वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर है तो रहने देंगे। ध्यान दीजिए, 21 गो में से 10 गो जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, प्लस का 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचेगा। और यहाँ पे कितना हो गया, 35 है तो 35 ही रहेगा, बी वेक्टर का है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस बनाने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कीजिएगा यदि लगातार मेरे साथ रहते हैं। तो एक जो बैच चलता है डेली 7:30 में चलता है बाबू, है ना। चलिए, शाम 7:30 में डेली चलता है बैच में, आप डेली बने। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बहुत सारा बच्चा 8 देख के क्वेश्चन डरा जाते हैं, तो डराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। समझ जाइएगा तो आप 8 को खोजिएगा कि किधर है 8। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि दो सदिश ए और बी का परिमाण क्या है बाबू, समान है। नहीं, परिमाण ज्ञात कीजिए, परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है, इसका परिमाण जो है समान है। तो जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ वहाँ तक का काम कर लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। करा कि आपको ए और बी वेक्टर का परिमाण निकालना है। परिमाण के मतलब ऐसे, ए वेक्टर का परिमाण निकालना है और बी वेक्टर का क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, समझिएगा। और यहाँ पे दे रखा है यदि इनके परिमाण समान है, परिमाण मतलब जो ए वेक्टर का परिमाण आएगा वही बी वेक्टर का परिमाण रहेगा। हमारा ए वेक्टर का परिमाण निकालने 2 आ गया, चाहे 1 आ गया, तो जो 1 आएगा वही बी का भी रहेगा। तो यहाँ पे बराबर है, यानी कह सकते हैं कि, यानी यहाँ हल लिख देते हैं और लिख देंगे प्रश्न से क्या बोला कि दोनों का परिमाण समान है, यानी लिख सकते हैं ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर का परिमाण बराबर बी वेक्टर का परिमाण। ये तो प्रश्न ही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर का परिमाण जो है बराबर है बी वेक्टर का परिमाण। आगे पढ़ते हैं, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, यानी थीटा बराबर आपका दे रखा है, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री दे रखा है ना। तथा इनका अदिश गुणनफल, ध्यान दीजिए, अदिश गुणनफल को डॉट बोला जाता है। अगर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर लिखल है तो ये अदिश गुणनफल है, और ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर लिखल है तो सदिश गुणनफल है। यहाँ अदिश बोला है, अदिश का मान दिया है 1/2, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का मान कितना दिया है, 1/2 हो गया। बस फार्मूला लगा दीजिए और आप बना दीजिए, बन जाएगा। फार्मूला क्या लगेगा, तो ध्यान दीजिए, आप सभी को पता है कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का बराबर आपका दिया है 2। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी का जो फार्मूला होता है ए वाला होता है बाबू, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या कर देते हैं कि ए डॉट बी के जगह लिख देते हैं ए वेक्टर का परिमाण, फिर बी वेक्टर का क्या लिख देते हैं, परिमाण, और यहाँ कॉस थीटा होता है तो थीटा ही रखिए। ध्यान दीजिए 1/2। देखिए ए वेक्टर का है परिमाण, तो ए वेक्टर आपको पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, तो यानी बी के जगह पे हम ए ही रख देते हैं, तो क्या दिक्कत है, जब दोनों बराबर है परिमाण, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण ही रखाएगा। कॉस अभी 60 का यूज कर लीजिए, थीटा आपको 60 दिया है ना, तो 1/2 कर लीजिए। ए और ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, बराबर 1/2 है। तो कहेंगे ए वेक्टर का परिमाण जो आ जाएगा, यहाँ से 1/2 उधर पहले से है, 1 जाएगा तो गुना में चल जाएगा, नीचे से ऊपर 1 कट जाएगा, और ए वेक्टर का जो परिमाण आ जाएगा, समझिएगा यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, वो 1 आ जाएगा। यानी ए वेक्टर का हमको परिमाण चाहिए ना, यहाँ पे करा ए वेक्टर का और बी वेक्टर का परिमाण, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √1। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है कि 1, यानी ए वेक्टर का परिमाण √1 का 1 क्या आता है, तो 1 ही आ गया ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है, यानी ए वेक्टर क्या है, बराबर है बी वेक्टर का। तो आपको पता है कि ए वेक्टर का मान कितना आया है, 1, तो इसका भी 1 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों के बराबर हम लोग का 1 मान आ गया, यही आपका आंसर है।
मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यदि एक मात्रक सदिश मतलब जरा परिमाण निकाले तो एक मात्रक सदिश ए के लिए, अच्छा यहाँ पता चल गया कि ए जो है एक मात्रक सदिश है। यहाँ हल कर लेते हैं। ए जो है आपका मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश के मतलब जब उसका परिमाण करें तो क्रमान 1 आए। अगर 10 आएगा तो कहेंगे नहीं है। तो यानी दे रखा है कि एक मात्रक सदिश ए के लिए, यानी एक मात्रक सदिश, तो इसका परिमाण किए तो मान 1 आ गया। यहाँ तक की काम हम लोग कर लिए। कह इतना के इतना बराबर 12 है, तो आपको कह रहा है कि एक्स वेक्टर ज्ञात कीजिए, एक्स वेक्टर का परिमाण बोल रहा है। तो बस कर लीजिए, आपको दिया है तो इसको रख दीजिएगा, रख देते हैं जो दिया है यहाँ से, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 दिया, रख दीजिए। आपको पता है ना जी कि एक्स माइनस ए रहेगा और एक्स माइनस बी, एक्स माइनस एगो एक्स प्लस ए रहेगा। तो आपको पता है कि एक्स क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला पे तो यहाँ वेक्टर लगा होता है, खाली वेक्टर। तो हम लोग कहेंगे एक्स का ऐसे कर लेना है, और यहाँ पे समझिए आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर और माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। इसी को बराबर 12, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, है ना, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 हो गया। चलिए, आप सभी को पता है कि ए वेक्टर का परिमाण 1 है। ओह, 1 से तो यहाँ एक्स ही रहेगा ना। आपको पता है कि यहाँ पे इसका मान 1 रखा हुआ, तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका मान 1 बराबर 12। तो कहेंगे एक्स का ऐसे कर लेंगे, है ना, ये स्क्वायर है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 आ जाएगा बराबर 12। एक्स का ही पूछ रहा है, स्क्वायर है, उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा क्योंकि 1 जुटेगा, तो आपको एक्स का ही चाहिए, तो इधर स्क्वायर में स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, यही तो बोल रहा है निकालने के लिए, देख लीजिए। तो यही आंसर हो गया। मैं अभी इसी वीडियो में इसको फिनिश करने की बात कहा था, है ना, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जो गला है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि बोलने में भी बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। तो हम इसको अगला जो क्वेश्चन बच गया 10 है, 11, 12 ऐसे करके जो भी क्वेश्चन है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।